नमस्कार, डिजिटल न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं। आप जानते हैं हमारा ये कार्यक्रम सियासी गलियारों में और ब्यूरोक्रेट्स के गलियारों में जो गॉसिप्स होते हैं, जो कहीं अनकहीं बातें होती हैं, बिटवीन द लाइंस बातें होती हैं, उन पर आधारित होता है। और हम उन तमाम चुटीली चटखारी वाली खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से 100% सत्य होती हैं, लेकिन वो कहीं किसी रिकॉर्ड पर नहीं होती है, चर्चाओं का विषय होती हैं। और अक्सर कॉफ़ी शॉप के साथ कॉफ़ी पीते हुए ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, नेताओं के बीच में वो बहुत ही चर्चा का विषय बनती हैं। ये कॉलम लिखते हैं हमारे इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, राजवाड़ा टूर एजेंसी। उसी कॉलम को हम लेकर आपके साथ सामने आते हैं कहीं अनकहीं प्रोग्राम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आज बहुत ही चुटीला आपने लिखा है और चुटीला लिखने के साथ साथ कुछ आक्रामक तेवर भी आपके हैं आपकी कॉलम में। कुछ खास वजह आज आपका कुछ मिजाज नासाज है या कुछ और वजह है? नहीं प्रतीक जी, कई बार विषय ऐसा मिल जाता है जो स्वाभाविक उस कॉलम के स्वरूप में पेनापन ला देता है। कई बार विषय ऐसा मिल जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए वो जो बता रहे हैं आपकी इस बार कॉलम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हाँ, मैंने कहा बल्ले बल्ले से सरकार नजर आते हैं, तो क्या खास वजह हो गई कि आप तो सामान्यतः थोड़ा सा मुरव्वत करके ही लिखते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि आपके लेखन में थोड़ी सी बेमुरव्वती है। अब बंगले से बात करें, बंगले को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इंदौर में भी एक बंगला खाली हो गया, उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में बड़ा रहा। और एक बंगले का आपने जिक्र किया है कि वो बंगला युवा विधायक को मिला है, आकाश विजयवर्गीय जी को। देखिए, जब से कमलनाथ की सरकार गई और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, भोपाल में बंगलों को लेकर बड़ी मारामारी है। आपने देखा है कि जो बंगला तरुण भानोट के पास था वो वीडी शर्मा को अलर्ट हुआ और उसको खाली कराने को लेकर कैसी जद्दोजहद, बकायदा टीम गई, प्रशासन की पुलिसिया कार्रवाई हुई। और तरुण भानोट का जो बंगला था उसको लेने के लिए कई नेता जो है वो मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन फैसला वीडी शर्मा के पक्ष में हुआ। सत्ता पक्ष की पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक सांसद के नाते वो बंगले के हकदार थे, तो वो बंगला वो पाने में कामयाब हुए। एक बंगला सज्जन सिंह वर्मा का है जिस पर कई की निगाह, और एक बंगला जो है C21 शिवाजी नगर में जो कि मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के OSD प्रवीण कक्कड़ को आवंटित था, उस बंगले को पर भी कई लोगों की निगाहें थी। और बहुत से मंत्री चाहते थे कि वो बंगला उन्हें मिल जाए, कई सीनियर ब्यूरोक्रेट चाहते थे कि वो बंगला उन्हें मिल जाए। इसके पीछे कारण ये था कि जब मुख्यमंत्री के OSD के नाते प्रवीण कक्कड़ को बंगला अलर्ट हुआ तो उसमें बहुत PWD ने बहुत कम काम करवाया। PWD ने बहुत सारा पैसा उस बंगले पे खर्च किया, अन्य विभागों ने उस पर पैसा खर्च किया, उसको बहुत अच्छे से सजाया संवारा गया। और खुद प्रवीण कक्कड़ चूंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बढ़िया रहना पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी उस बंगले को बहुत अपनी खुद की निजी रुचियां भी पसंद है, अपना क्लास है उनका, एक क्लास है उनका, बिल्कुल आपने सही बोला। तो उन्होंने भी उस बंगले को उसी मुताबिक तैयार कराया। अब जब सरकार चली गई तो स्वाभाविक है कि प्रवीण कक्कड़ के हाथ से वो बंगला जाना था। ज़्यादा 2 महीने रख सकते, 3 महीने रख सकते। और उस बंगले को लेने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि कई सीनियर मिनिस्टर्स जो है मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बंगला आवंटित हुआ पहली बार के विधायक आकाश विजयवर्गीय को। तो सब बड़े चौंक पड़े, क्या बात। फिर उसके पीछे एक कहानी ये भी सामने आई कि चूंकि जब पिछली बार भाजपा की सरकार गई थी और उसके बाद जिस बंगले में कैलाश विजयवर्गीय रहते थे वो इमरती देवी को अलर्ट हो गया था, और कैलाश जी ने बिना किसी विलंब के वो बंगला खाली कर दिया था। उन्होंने तत्काल उसका पोजीशन सौंप दिया था, और जब भी अब वो भोपाल आते थे अपने किसी मित्र के यहाँ या किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे। तो आकाश विजयवर्गीय पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के विधायक को सामान्यतः इतना बड़ा बंगला अलर्ट नहीं किया जाता। चूंकि आकाश विजयवर्गीय इंदौर से हैं, प्रवीण कक्कड़ संबंध बनाने और संबंध निभाने के लिए ख्यात हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरी जानकारी लगभग सही भी है, कि वो बंगला आकाश विजयवर्गीय की पसंद पर उन्हें अलर्ट किया गया। और अलर्ट इसलिए किया गया कि आकाश विजयवर्गीय तो उस बंगले का उपयोग करेंगे ही करेंगे, कैलाश विजयवर्गीय भी अपने भोपाल प्रवास के दौरान उस बंगले का उपयोग कर सकेंगे। और दूसरा है कि चूंकि बंगला आकाश विजयवर्गीय को आवंटित हो गया, इसलिए अब उसको प्रवीण कक्कड़ भी खाली करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और दूसरा ये भी है कि अभी उन्होंने, प्रवीण कक्कड़ जी ने थोड़ा समय भी मांगा है जी बंगला खाली करने में, तो वो आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आकाश विजयवर्गीय कह देंगे, चूंकि खाली प्रवीण कक्कड़ को करना है ना आकाश विजयवर्गीय को जाना, दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो इंदौर के संबंधों को देखते हुए है ही जी। बिल्कुल, ये कम से कम शहर क्या मोहब्बत इतनी तो होती है। बिल्कुल। बंगला तो इंदौर में भी खाली करना पड़ा सज्जन सिंह वर्मा जी को, उसको लेकर भी विवाद हुआ।
जी, इंदौर का बंगला जो है, जो बंगला मंत्री के नाते सज्जन सिंह वर्मा को आवंटित हुआ था, वो मंत्री पद से उनके हटने के बाद सांसद शंकर लालवानी को हो गया था। और शंकर लालवानी लगातार फॉलोअप कर रहे थे कि बंगला खाली हो जाए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा निजी निवास छोटा है और वहां पर जो लोग मिलने जुलने आते हैं तो मैं कार्यालय प्रारंभ नहीं कर पा रहा हूं, इसके कारण मुझे बड़ी दिक्कत आ रही। सज्जन वर्मा का कहना था कि मेरी पत्नी का अभी बाईपास सर्जरी हुई है कुछ दिनों पहले, मुझे कुछ समय चाहिए। और वो बार बार ये बात कह रहे थे कि वैसे भी मैं 6 महीने के लिए इस बंगले के लिए एंटाइटल हूँ, 6 महीने तक तो मुझे रहने देना चाहिए। लेकिन उनका जो आग्रह था उसको अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया और उसके बाद जो है बाकायदा उन्हें नोटिस गए 2 बार और अंततः वो बंगला जो है खाली करवाकर अब शंकर लालवानी को सौंप दिया गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक शंकर लालवानी ने उसका पोजीशन भी प्राप्त कर लिया। आपने बात की प्रवीण कक्कड़ साहब की, ओएसडी थे कमलनाथ जी के। वैसे ही कमलनाथ जी की मीडिया का जो पूरा कामकाज था वो शोभा जी ओझा देखती थी और वो भी कमलनाथ जी की बहुत ही विश्वसनीय सलाहकार थी। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मीडिया के मसले में कमलनाथ जी जिनकी सुनते थे उनमें शोभा जी थी, जिनकी वो बहुत ही न केवल सुनते थे बल्कि विश्वास भी करते थे उनकी बात पर। लेकिन अब शोभा जी इस वक्त जो है महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के नाते पॉलिटिकली उतनी सक्रिय नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा और मैंने भी अपने कॉलम में यही इंगित किया है कि शोभा ओझा आखिर इन दिनों कहाँ हैं। जब पार्टी संकट में है, संघर्ष का दौर है, तो शोभा ओझा कहाँ है, परिदृश्य से गायब है। दरअसल जब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने जो पहली 5 नियुक्तियां की थी उसमें माणक अग्रवाल भी शामिल थे, जिन्हें मीडिया कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि 1 आध महीने बाद ही उन्हें माणक अग्रवाल से इस्तीफा लेना पड़ा और शोभा ओझा मीडिया कमेटी की चेयरमैन बनाई गई। और शोभा ओझा चूंकि दिल्ली में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनके दिल्ली के कनेक्शंस भी बहुत आई हैं और दिल्ली के कनेक्शंस का फायदा उन्हें मध्य प्रदेश में भी मिला और कमलनाथ ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी सौंपने के बाद वे बेहद सक्रिय और चूंकि सत्ता थी इसलिए कांग्रेस की मीडिया कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो बहुत पावरफुल हो गया था। और जैसा मैंने अपने कॉलम में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग तो उस 15 महीने के दौर में शोभा ओझा के निर्देशन में ही चला। जितनी प्रमुख सचिव और आयुक्त की नहीं चल रही थी उससे ज्यादा उस विभाग में शोभा ओझा की चल रही थी। कई मौके मैंने ऐसे देखे जब जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी अपने आप को असहाय पाया। कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल के अंतिम दौर में शोभा ओझा महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी गई और हाई कोर्ट के स्टे के बाद अभी भी वो उस पद पर है। लेकिन मेरा कहना यह, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर बड़ा एक असंतोष है कि जब सत्ता रही तो आपने सत्ता की सुविधाओं का पूरा उपभोग कर लिया, महिला आयोग के अध्यक्ष बन गए, आप उसकी सुविधाओं का अभी भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को जब आपकी जरूरत है तब आप पार्टी के लिए उपलब्ध क्यों नहीं हो। आज पार्टी में जो नेता जिन्हें सत्ता के दौर में अपेक्षा थी कि हमें कोई पद मिल जाएगा या जिन्होंने लंबे समय से कमलनाथ के मीडिया मैनेजमेंट के लिए काम कर रही थी, वो टीम तो एक तरफ रह गई। आपने मीडिया कमेटी की चेयरमैन के नाते सारा जो है सारी चीजें अपने हाथ में केंद्रित कर ली और अब जब सत्ता चली गई है तो आप परिदृश्य से बाहर हैं। ऐसा अक्सर होता है अरविंद जी, मेरा भी राजनीतिक अनुभव जो पत्रकारिता का है मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो इतने ज़्यादा बुलंद सितारे लिखा के आते हैं कि वो हमेशा जो है सत्ता के आसपास या पद के आसपास रहते हैं और यहाँ तक कि जब उनका देहांत हो जाता है, दिवंगत हो जाते हैं तो उनके परिवार को भी वो पद मिल जाता है। जैसे ऊंटवाल की बात अगर हम करें, मनोहर ऊंटवाल जो है, आपने भी अपने कॉलम में लिखा कि आगर मालवा से विधायक थे, उसके पहले सांसद रहे, आलोट से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लगातार वो सत्ता के केंद्र बने रहे। अब वो नहीं है, दिवंगत हो गए, ईश्वर उनको सदगति दे, लेकिन अब उनका परिवार चाहता है कि उन्हें विधायक का टिकट मिल जाए। तो क्या हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं या वंशानुगत परंपरा में रह रहे हैं? अब उनकी बेटी पत्नी भी लड़ना चाहती है, बेटा भी लड़ना चाहता है, परिवार में ये का नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, यही बात बार बार उठती है कि आखिर इस वंशवाद से राजनीति कब उभर पाएगी। लेकिन हम जो वर्तमान सीनियर मध्य प्रदेश की राजनीति का देख रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि इसमें अभी बहुत समय लगेगा। दिग्विजय सिंह की सेकंड लाइन तैयार हो गई, कैलाश विजयवर्गीय की सेकंड लाइन तैयार हो गई, गोपाल भार्गव जी के यहाँ सेकंड लाइन तैयार हो गई, नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ सेकंड लाइन तैयार हो गई, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ राजनीति में, उन्होंने नकुलनाथ नेतृत्व करेंगे, नकुलनाथ उन्होंने घोषणा कर दी युवाओं का नेतृत्व करेंगे। अब आगर का मसला ये है कि आगर में पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि ऊंटवाल परिवार से ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े।
ऊंटवाल के बेटे तो स्वाभाविक है उनकी मृत्यु के बाद दावेदार हो गए थे, सक्रिय हो गए थे। और जो वहाँ के 3 अन्य दावेदार हैं, चिंतामणि मालवीय उज्जैन के पूर्व सांसद, अनिल फिरोजिया जो उज्जैन के सांसद है, उनकी बहन रेखा रत्नाकर जो आगर से विधायक रही, और एक आगर के पूर्व विधायक गोपाल परमार, इनकी तुलना में मनोहर ऊंटवाल के बेटे का दावा वहाँ से ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। और एक सहानुभूति वाला मामला भी है कि मनोहर ऊंटवाल निर्वाचित हुए, अचानक बीमार हो गए और निधन हो गया उनका, तो एक सहानुभूति वाला मामला भी जिसको पार्टी बुलाना चाहती। अब दिक्कत यह आ रही है कि मनोहर ऊंटवाल के बेटे तो अपनी दावेदारी रख ही रहे हैं, पार्टी का एक वर्ग आगर का ही चाहता है कि मनोहर ऊंटवाल के बेटे नहीं, मनोहर ऊंटवाल की बेटी चुनाव लड़े, मतलब परिवार के बीच में ही फैसला होना है। एक वर्ग चाहता है कि उनकी बीवी चुनाव लड़े, उनकी पत्नी चुनाव लड़े। तो अब ये परिवार के बीच में ही फैसला होना है, इसको लेके बड़ी पशोपेश की स्थिति है। कार्यकर्ता और नेता भी जो बड़ी उलझन में है। तो पिछले दिनों ऊंटवाल के बेटे जो है वो दिल्ली गए थे, और चूंकि भाजपा में अब एक सिस्टम अडॉप्ट हो गया है कि आपको जो भी बात कहना है वो पार्टी के प्रभारी, राज्य के जो प्रभारी, उनके माध्यम से आगे बढ़ा। तो विनय सहस्त्रबुद्धे से मिले, तो विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी उनको कहा कि आपका दावा अपनी जगह है, लेकिन पार्टी भी कई पहलुओं पर विचार कर रही है, और पार्टी कई पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेगी। आपका दावा, आपने जो बातें कही है वो हमारे ध्यान में है, क्षेत्र के लोगों ने भी हमसे जो कहा वो भी ध्यान में है, मध्य प्रदेश का पार्टी नेतृत्व जो चाहता वो भी ध्यान में है। तो हम इन सब पे विचार करके ही कोई पार्टी के हित में अच्छा निर्णय लेंगे। लेकिन ऊंटवाल के बेटे और उनकी पत्नी के बीच में आगर का टिकट उलझा हुआ है। ये इस तरह की एक बार स्थिति और भी पैदा हुई थी जब प्रकाश सोनकर जी के दावेदारी का, उत्तराधिकारी का दावेदार हुआ था। उस समय भी सोनकर परिवार में इस तरह की स्थिति बनी थी कि मिसेस सोनकर लड़े, भतीजे लड़े, भाई लड़े। उस समय उसको लेकर भी एक ऐसी स्थिति पहले भी बन चुकी है। तो अब परिवार में भी इस तरह की स्थिति बनती है। और उसका बाद में नुकसान प्रतीक जी ये हुआ कि उपचुनाव में तो प्रकाश सोनकर की पत्नी चुनाव हार गई। हाँ। लेकिन उसके बाद के चुनाव में उन्हें टिकट ही नहीं मिला। परिवार के ही जो विवाद थे उसमें सोनकर परिवार को टिकट से वंचित होना पड़ा, अपनी परंपरागत सीट भी खो दी उन्होंने। भदौरिया, अरविंद भदौरिया का जिक्र आपने अपने कॉलम में किया। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, विद्यार्थी परिषद में साथ में काम किया करते थे और बहुत अब बड़े कद्दावर नेता हो गए। हालांकि भाषा का थोड़ा सा संतुलन अभी उनने बड़ा एग्रेसिव रुख अख्तियार कर लिया था उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ, लेकिन अभी वो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम डिजाइनर न्यूज़ ये प्रार्थना करता है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों। उनके बारे में भी आपने लिखा है कि वो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन वो जो शिकार जो है असली टाइगर तो वही साबित हो रहे हैं, एक के बाद एक शिकार कर रहे हैं कांग्रेसी विधायकों का। बिल्कुल। अरविंद भदौरिया, असल में आपने बताया कि अरविंद भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में हैं जिनको गढ़ा विद्यार्थी परिषद ने है। विद्यार्थी परिषद के रास्ते वो पहले युवा मोर्चे में आए और उसके बाद अब भाजपा में है। शालिग्राम जी तोमर और सूर्यकांत जी केलकर ने उनको बनाने बड़ा उनका योगदान। तो एक परिपक्व नेता तो वो ही है। और मैं तो 2003 से देख रहा हूँ जब उमा भारती की सरकार बनी थी और कप्तान सिंह सोलंकी संगठन महामंत्री बने, उमा जी ने एक सिस्टम शुरू किया था कि हर मंत्री रोज एक रोटेशन बनाती थी, एक मंत्री रोज भाजपा कार्यालय पहुंचे और 2-3-4 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, जो इधर उधर से लोग आते हैं उनकी समस्या का सुने और उनका विभाग क्या करने जा रहा है इसके बारे में भी उन लोगों को बताए। और इस सब का समन्वय अरविंद भदौरिया करते थे। मतलब अरविंद भदौरिया उस समय सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की कप्तान सिंह जी के बड़े विश्वस्त थे और बड़े भूमिका में थे। उसके बाद 2005 में बड़ा मलहरा का उपचुनाव आया तो उसमें भी अरविंद भदौरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई। और फिर उसके बाद तो उपचुनाव में मतलब ये हो गया कि अरविंद भदौरिया उपचुनाव के वो हैं एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट के रूप में, हाँ विशेषज्ञ के रूप में, कि उपचुनाव जहाँ भी है और नतीजे भी उन्होंने अच्छे दिए। मध्य प्रदेश में जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हमें सत्ता को लेकर जब हलचल हुई और तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिन चुनिंदा लोगों पे भरोसा किया उसमें अरविंद भदौरिया भी शामिल थे और अरविंद भदौरिया उसमें सफल रहे। कांग्रेस के पहले दौर के जो विधायक जिसको बार बार कहते हैं लोटस 1 ऑपरेशन जो था, तो उसमें जो हरदीप सिंह डंग है, बिसाऊलाल सिंह है, एदल सिंह कंसाना है, इन सबको जो है वो ही मैनेज करके चंडीगढ़ ले गए थे। और बाद में जब कांग्रेस बड़ी बगावत हुई कांग्रेस में, सिंधिया के 16 विधायक और अन्य विधायक जब बागी होकर बाहर हो गए तो उन्हें जब बेंगलुरु में रखा गया था तब भी अरविंद भदौरिया पूरे समय उनके साथ रहे। अब जब ये बात बार बार चल रही कि सिंधिया अपने विधायकों के बूते पे ऐसा ना हो कि पार्टी पे दबाव बनाने लगे, तो पार्टी ने एक और लाइन पे काम शुरू किया और उसमें यह था कि जो कुछ ऐसे विधायक जिनसे लोटस 1 के दौरान संपर्क हुआ था उन्हें भी भाजपा में लाया जाए। तो उस कड़ी में अरविंद भदौरिया फिर मैदान में उतरे और उन्होंने नतीजा दिया। 3 विधायक, प्रद्युम्न सिंह लोधी सबसे पहले आए, सुमित्रा कासडेकर उसके बाद आई और नारायण पटेल फिर आ गए हैं।
अभी अरविंद भदौरिया जो आप बड़ा मलहरा का जिक्र कर रहे हैं, उपचुनाव के हेड थे, तो उस समय का पूरा उपचुनाव जो है प्रीतम से ये प्रद्युम्न लोधी के ही परिवार ने मैनेज किया था, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा लोधी परिवार है और उमा जी का बड़ा नजदीकी परिवार। अब अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विधायकों के, मतलब कांग्रेस के विधायकों के और इस्तीफे कराना चाह रही। तो इस पूरा ये जो मामला है, ये अरविंद भदौरिया का ही मैनेजमेंट अभी चल रहा है। वो ही जो है लगे हुए हैं, अस्पताल में भर्ती है, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश है कि अभी 4-5 विधायक और कम से कम जो कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। और लगातार मतलब पिछले 15 दिन में 3 इस्तीफे हुए और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10-15 दिन में, 20 दिन में जो है 3-4 इस्तीफे और होंगे। तो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो अरविंद भदौरिया है। चर्चा ये भी है, हालांकि आपने कालम में लिखा, पर चर्चा ये भी है कि कुछ कांग्रेस के विधायकों ने ऑपरेशन जो पहला दौर था लोटस वन, उसमें कुछ एडवांस पेशगी पकड़ ली थी। तो वो पेशगी जो है की जा रहा है कि या तो पेशगी का बाकी का ले लो या पेशगी वापस कर दो। बिल्कुल, ये पिछले कालम में मैंने उल्लेख किया था कि पिछला जो सप्ताह मेरा कालम था उसमें उल्लेख किया था कि कई विधायकों ने जिन्होंने एडवांस पैसा ले लिया है, जैसा कहा जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी घेराबंदी में लगे कि भाई या तो आप हमारा एडवांस पैसा वापस कीजिए या आपको और जो पैसा चाहिए वो लीजिए और हमारी पार्टी में शामिल होइए। तो ये मध्य प्रदेश में जो है इन दिनों बड़ी उठापटक चल रही है, लेकिन जो विधायकों को कांग्रेस से भाजपा में लाने का जो क्रम चल रहा है उसमें अरविंद भदौरिया मास्टरमाइंड की भूमिका। और इस क्रम में जो कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस आ रहे हैं, आपके कालम का नाम तो राजवाड़ा टू रेजिडेंसी है, पर जो कांग्रेस टू भाजपा की यात्रा चल रही है अरविंद जी, तो कांग्रेस टू भाजपा में अरुण यादव जी की बड़ी किरकिरी हो गई है। अभी जो 2 लोग हैं खास, जो अभी ताजा पूर्वी निमाड़ से गए हैं, मानधाता से नारायण पटेल और सुमित्रा कांत, दोनों बड़े समर्थक थे और अरुण जी ने भी स्वीकार किया इस बात को कि हाँ दोनों मेरे समर्थक थे, लेकिन उन्होंने बड़ी लाचारी और मासूमी से कहा कि किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता। तो मुझे एक शेर भी याद आ गया कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इतनी मासूमियत की तो हम अरुण यादव से उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन लगता है कि उनके कुछ और विधायक भी खिसकने वाले हैं। देखिए, अरुण यादव की राजनीति का मुख्य क्षेत्र पूर्वी और पश्चिम निमाड़ है। खरगोन जिले के वो रहने वाले हैं। कसरावत से उनके भाई सचिन यादव विधायक है, मंत्री भी रहे। खुद वो खरगोन से एक बार सांसद रहे, एक बार खंडवा से सांसद रहे। उनका कार्यक्षेत्र निमाड़ ही है। सुभाष यादव ने जिस तरह से, उनके पिता दिवंगत श्री सुभाष यादव ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था, अरुण यादव केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बावजूद अपने को उस तरीके से स्थापित नहीं कर पाए। वो अभी निमाड़ के ही नेता माने जाते हैं। पूर्वी निमाड़ से तो उनके दोनों समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पश्चिम निमाड़, जिसमें खरगोन और बड़वानी दोनों, धार का भी एक हिस्सा माना जाता है, निमाड़ में धार का भी एक हिस्सा माना जाता है, जो धर्मपुरी कुक्षी बनावर वाला हिस्सा है जो निमाड़ से उसको जुड़ा हुआ मानते हैं। तो अब निमाड़ के, पश्चिम निमाड़ और धार जिले के कुछ विधायकों के भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा इन दिनों बड़ी जोरों पे है। और अभी जब नारायण पटेल गए थे उसी दिन ये कहा जा रहा था कि कुछ विधायक और चले जाएंगे पश्चिम निमाड़ के। तो अरुण यादव के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाई निमाड़ के लीडर हैं, उनके एक भाई विधायक भी हैं जो कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो निमाड़ की राजनीति के मामले में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पूरी तरह से अरुण यादव पे आश्रित होकर चलते हैं। लेकिन बीच में तो चर्चा ये थी अरविंद जी की अरुण यादव भी निशाने पर है भाजपा के। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जैसा अरुण यादव ने बोला कि किसी के माथे पे लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है, तो अरुण यादव बहुत मुखर हैं और सबसे ज्यादा बड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया पे निकाल रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ दिनों बाद हमें ये सुनने को मिले कि अरुण यादव ही कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अरुण यादव पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उनकी जो स्थिति है उससे अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं। आपने भी देखा पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद वो बिल्कुल छांट दिए गए हैं। और उनके लिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन ये था कि जब सरकार बनी तो उस दिन उनको कांग्रेस कार्यालय में घुसने नहीं दिया। दूसरी बात यह कि चुनावी राजनीति में वो पूरी तरह विफल रहे। विधानसभा चुनाव बुधनी से हार गए, लोकसभा चुनाव खंडवा से हार गए, वो लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। इसके पहले वाला चुनाव वो खंडवा से हारे थे। तो अब उस चुनावी राजनीति में भी उनके लिए ज्यादा संभावना नहीं है। कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व है वो भी उन्हें ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा। तो अरुण यादव खुद पार्टी में जो अपनी पोजीशन है उससे संतुष्ट नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय ले लें वो। और ये तो राजनीति है, आज व्यक्ति कुछ कह रहा है और कल कुछ कह दे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को अरुण यादव कोस रहे और कल मालूम पड़ा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अरुण यादव को भारतीय जनता पार्टी में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।
हाँ, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब माना जाता था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से बने। वो मैंने तो जब अरुण यादव कृष्ण मुरारी मोघे के खिलाफ खरगोन में लोकसभा उपचुनाव लड़े थे, तब मैंने देखा था कि वो उनकी जो चुनाव में जीत हुई थी उसका मुख्य कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो 3 सभाएं थी जो उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उस संसदीय क्षेत्र में ली थी। चलिए अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। पॉलिटिक्स के बाद बहुत बात हमने की, अब हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की, जो बल्लभ भवन के गलियारों से निकल के आ रही हैं, और खासतौर पे PSU में की कुछ खबरें हमारे पास हैं। अरविंद जी ने उसका जिक्र भी किया है। राजा बाबू सिंह बड़े काबिल अधिकारी माने जाते हैं और अपनी सर्विस के साथ साथ सोशल वर्क में भी उनकी बहुत भूमिका रहती है। सप्ताह भर में उनकी 2 बार पदस्थापना बदल गई। पहली बार तो उनको बहुत ही अनपेक्षित तरीके से, जिस तरह से उनको ग्वालियर से जाना पड़ा। हालांकि गुना में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक दलित परिवार के साथ मारपीट हुई थी। IG की बहुत सीधी भूमिका नहीं होती है, फिर भी उनको जाना पड़ा। और उसके बाद भोपाल पहुंचने के बाद भी उनको 2 बार उनकी पदस्थापनाएं बदली जा चुकी हैं। देखिए, राजा बाबू सिंह मध्य प्रदेश केडर के बहुत अच्छे अधिकारियों में माने जाते हैं, और जब उन्हें ग्वालियर के ADG पद से अचानक हटाया गया था तो उन्हें भोरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के जो चुनिंदा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है जो इन दिनों बहुत अच्छी स्थिति में, उसमें भोरी का प्रशिक्षण संस्थान भी, सब इंस्पेक्टर्स वहां ट्रेनिंग के लिए सब इंस्पेक्टर्स भी आ रहे हैं, DSP भी आ रहे हैं, और अब तो IPS अफसरों को भी, नए IPS अफसरों को भी वहां कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है। पवन श्रीवास्तव बहुत बड़ी भूमिका है उस संस्थान को बनाने में, ट्रेनिंग सेंटर में लाया जाता है। तो राजा बाबू सिंह को वहां का जो है डायरेक्टर बनाया गया था, जो ADG रैंक के समकक्ष पद माना जाता है। लेकिन 4 दिन बाद ही उनकी पदस्थापना में फेरबदल करके उनको सोशल पुलिसिंग का ADG बनाया गया। तो अचानक इस पदस्थापना में फेरबदल क्यों हुआ, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा। क्योंकि भोरी की पदस्थापना भी कोई एक बहुत प्राइस पोस्टिंग नहीं थी, और उसके बाद अचानक फिर सोशल पुलिसिंग में उनको ट्रांसफर भी क्या। हाँ, तो वो तो एक बहुत अच्छे काम करने वाले अधिकारी के लिए वहां काम करने का कोई स्कोप ही नहीं। काम करे क्या आखिर? कुछ महकमे ऐसे हो गए इन दिनों, चाहे वो वल्लभ भवन हो या PHQ हो, कुछ सेक्शन ऐसे हो गए जहां अफसरों के लिए काम करने का मौका ही नहीं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले DGP विवेक जौहरी ने एक अपने मातहत अधिकारी को पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि कई अधिकारी ऑफिस में नहीं टिकता। आप बताइए कि ADG रैंक का या IG रैंक के अधिकारी जिसके पास कोई काम ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं होगा, वो दफ्तर में बैठकर आखिर करे क्या? लंच के बाद नहीं आते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं है। तो इसीलिए राजा बाबू सिंह की 1 सप्ताह के अंदर जो पदस्थापना दूसरी बार फिर बदल हुआ, वो बड़ा चौंकाने वाला माना जा रहा है, और लोग इसके पीछे क्या कारण है उसे तलाशने में लगे हुए हैं। मधु बाबू की जो वीडियो है वो अभी भी चर्चा में है। हालांकि उस वीडियो ने काफी कमाल दिखाया है। उस वीडियो ने मधु बाबू की बलि ले ली, मुकेश जैन की पदस्थापना करा दी, और लोकायुक्त को भी मौका दे दिया कि वो मधु बाबू से अपना हिसाब पूरा कर ले। और मधु बाबू की जो लंबे समय तक जो एक ब्राइट कैरियर रहा, एक साख रही उनकी कि सरकारें आती रहें, जाती रहें, बदलती रहें, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बदलेंगी, लेकिन मधु बाबू टिके रहेंगे, ये धारणा भी अब बदल गई है। बताते हैं इसमें सत्यनारायण शर्मा कोई बड़ा भारी पड़ गए। सत्यप्रकाश शर्मा दरअसल पुलिस कमिश्नर ऑफिस जो है, सॉरी, परिवहन आयुक्त कार्यालय जो ग्वालियर में, वहाँ पर एक PA की पोस्ट पे सत्यप्रकाश शर्मा तैनात है। मतलब वो कितने पावरफुल है इसका अंदाजा आप इससे बात से लगाई कि PA होते हुए उन्होंने अपने आप को राजपत्रित का दर्जा सरकार से दिलवाने में कामयाब रहे। और ऐसा माना जाता है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय को सत्यप्रकाश शर्मा ही चलाते हैं, और जो भी अधिकारी उन पर नकेल डालने की कोशिश करता है उसके वो विरोधी हो जाते हैं और उससे अपने तरीकों से निपटाने लग जाते हैं। परिवहन विभाग के सूत्रों का कहना है कि जब मधु कुमार परिवहन आयुक्त बन के आए तो उन्होंने सत्यप्रकाश शर्मा के वर्किंग को बहुत कंट्रोल कर लिया, उनकी एक लिमिटेशन तय कर दी। और चूंकि मधु बाबू खुद 15-17 साल फील्ड में रहे, उनका लोगों से संपर्क अच्छा था, परिवहन महकमे में जब वो गए तो लोगों का से जो उनका मिलना जुलना था वो उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज करना शुरू किया। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति किसी विभाग में सालों से बहुत पावरफुल हो, अगर आप उसको पावरलेस करने की कोशिश करेंगे तो उसको खटकेगी। और इसी दौर में ये जो लगातार बात सामने आ रही है कि 4 साल पुराना वीडियो था, तो इस चर्चा ये है कि जो जिस व्यक्ति ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शय पर ये वीडियो बनाया था वो कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश शर्मा के संपर्क में। और वो एक मुहावरा है, आपको ध्यान होगा कि वो किसके अंधे के हाथ में बटेर लग जाए। ऐसा हुआ कि वो तो तलाश में था कि मधु बाबू जो है उन्होंने जबकि उस पर नकेल कस दी थी तो उस नकेल से कैसे निकला जाए उसकी तलाश में था। तो ये व्यक्ति जब उनसे सत्यप्रकाश शर्मा से मिला, उनके संपर्क में आया, तो उसी के बाद का ये सारा घटनाक्रम है
कि ये जो वीडियो वायरल हुआ ये सारा हुआ तो ये बड़ी चर्चा में, तो सत्यप्रकाश शर्मा कितना पावरफुल है परिवहन महकमे में, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक परिवहन आयुक्त को जो है उस पद से हाथ धोना पड़ा। मतलब जो जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, जिस तरह का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वीडियो में सत्यता थी या नहीं थी, लेकिन एक 4 साल पुराना वीडियो, एक कार्यालय के पीए लेवल के अधिकारी की महत्वाकांक्षा और एक सीनियर आईपीएस अफसर का बलि चढ़ जाना, ये तीनों को हम एक सीक्वेंस में देखेंगे तो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। और ये कहीं ना कहीं आप संकेत भी कर रहे हैं मुकेश कुमार जैन के लिए कि भाई सत्यप्रकाश जी से बच के रहना, अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुराने जो अभी तक वहां अधिकारी रहे हैं, आखिर उन्होंने कैसे उसे मैनेज किया होगा, ये भी एक बड़ी बात है। चलिए आखिरी में एक छोटी सी बात, अन्वेष मंगलम साहब की बड़े काबिल अधिकारी है और उनको इस वक्त एडीजे एडम की जिम्मेदारी दी गई है। ये पीएचयू में नंबर 3 की जिम्मेदारी मानी जाती है। एडीजे इंटेलिजेंस के बाद यही सबसे बड़ा पद है। और आपने भी लिखा है, मैं भी जानता हूं कि अन्वेष मंगलम जो है काफ़ी काबिल अधिकारी है और बहुत ही, जिस भी महकमे में रहते हैं उसको बहुत ही सक्सेसफुल बनाते हैं। देखिए, सालों पहले मुझे ध्यान है कि अन्वेष मंगलम की पदस्थापना डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर हुई थी, लेकिन वो ज्वाइन करते उसके पहले ही उस आदेश में फेरबदल हो गया था। लेकिन अन्वेष मंगलम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने काम में लगे रहे, लगातार जो भी पदस्थापना सरकार ने दी बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। जब मध्य प्रदेश में पुलिस ने डायल 100 सिस्टम शुरू किया तो अन्वेष मंगलम ने उसे चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मध्य प्रदेश का डायल 100 सिस्टम देश के में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया। देश भर के जो राज्यों के पुलिस संगठन है उन्होंने बाद में उसको अडॉप्ट किया। तो ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें कभी भी अच्छी पदस्थापना का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन का पद जो है पुलिस मुख्यालय में बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। डीजीपी के बाद 2 ही पद ऐसे हैं जिस पर सबकी निगाहें रहती है, एडीजी इंट और एडीजी एडमिन। तो अन्वेष मंगलम अंततः अपने अच्छे काम, अपनी अच्छी वर्किंग स्टाइल के कारण इस पद को पाने में सफल हुए। कई अधिकारी इस पद की दौड़ में थे, लेकिन अंततः अन्वेष मंगलम सफल हुए। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी, आपसे चर्चा करने के लिए। आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। हमको हमेशा दर्शकों के साथ साथ मुझे भी आपके इस कॉलम का इंतज़ार रहता है, राजवाड़ा टूर एजेंसी का। और अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे इसी दिन इसी वक्त, कहीं अनकहीं लेकर। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।